हेलो दोस्तों, आज हम लोग द हिंदू के आर्टिकल का ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। 2 जुलाई है आज और देखेंगे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हमारे लिए क्या क्या हो सकते हैं। पहला आर्टिकल देखेंगे तो सेंटर फिक्स वेजेस वीआरजी रामजी ऑफर मिनिमम 300 इन अ डे। जो मनरेगा का जो स्कीम है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मनरेगा को वी ग्राम जी एक्ट 2025 से रिप्लेस कर दिया है। इसमें मिनिमम वेजेस अब पर डे फ्लोर वेजेस मिनिमम 300 फिक्स कर दिया है। स्टेट वाइज इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे? 21 स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी जो पहले 300 से कम दे रहे थे, उनकी वेजेस अब बढ़ाकर 300 तक कर दी गई। यूपी, बिहार, एमपी जैसे हिंदी बेल्ट स्टेट में सिग्निफिकेंट हाइक देखा गया है। हाई वेजेस हरियाणा में सबसे ज्यादा 409 रुपया पर डे वेजेस मिलता है, जबकि गोवा में और केरला में 4000 प्लस पार है, 400 प्लस पार है। क्रिटिसिज्म क्या हो सकते हैं? कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने उनके अनजस्टिफिएबल लो बोला है, जिसके कांग्रेस के डिमांड पर मुताबिक मिनिमम 400 वेजेस होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे स्पेशल कोर्ट रिजेक्ट प्रियंका's क्लेम आरएसएस डिफेमेशन केस। ये केस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे है। बेंगलुरु के एक स्पेशल कोर्ट ने कर्नाटका होम मिनिस्टर प्रियंका खरगे के क्लेम रिजेक्ट कर दिया है। खरगे का कहना है कि आरएसएस के मेंबर उन पर क्रिमिनल डिफेमेशन केस नहीं कर सकते क्योंकि आरएसएस एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो जजमेंट जज का रिमार्क क्या है? जस्टिस संदीप पाटिल ने एक एग्रीमेंट के डिवॉइड ऑफ मेरिट बोला है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट के मुताबिक आरएसएस के एक डेफिनेट बॉडी है जो आइडेंटिफिशियल फेबल बॉडी है। लॉ डिफिनेशन अंडर सेक्शन 226 ऑफ भारतीय न्याय संहिता लॉ के मुताबिक किसी बॉडी को रिकॉग्नाइज करने के लिए फॉर्मल मेंबरशिप या रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? कोर्ट ने डिफेमेशन केस का कॉग्निजेंस लिया है और कंप्लेंट तेजस ए आरएसएस के एक पार्ट है या नहीं, ये ट्रायल के दौरान पता चलेगा। नेक्स्ट आर्टिकल करते हैं। ओवर 99% ऑफ बर्थ डेथ रजिस्ट्रेड इन 2024 रिपोर्ट्स। हाई रजिस्ट्रेशन रेट्स जो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2024 डाटा के मुताबिक इंडिया में बर्थ के रजिस्ट्रेशन 99.1 और डेथ की रजिस्ट्रेशन 99.4 तक पहुंच गई है, जो ऑलमोस्ट फुल कवरेज दिखाती है। सेक्स रेशियो एट बर्थ नेशनल एसआरबी 1917 फीमेल पर 1000 मेल है। हालांकि प्रोग्रेस अभी भी कम है। टॉप एंड बॉटम परफॉर्मेंस तो अरुणाचल प्रदेश 1050, केरला
970 टॉप परफॉर्मेंस में रहा है। सबसे खराब परफॉर्मेंस करने वाला स्टेट नागालैंड जो 865 और लक्षद्वीप 865, इसका दोनों का समान है। स्टील बर्थ टोटल 81,117 स्टील बर्थ रिकॉर्ड हुआ है, जिसमें 69 अर्बन एरिया में रिपोर्ट हुआ है। यूपीएससी के रिलेवेंट क्या है? ये डाटा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, जेंडर बायस, जो ज्यादातर बेटे को प्रेफर करते हैं, और पब्लिक पॉलिसी इफेक्टिवनेस को एनालाइज करके में काम आता है। नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे ऑन कर्बिंग यूथ एडल्ट ऑन सोशल मीडिया। ये आर्टिकल यूके और दूसरे कंट्री के अंडर 16 चिल्ड्रन, जो अंडर 16 है, उस चिल्ड्रन पर सोशल मीडिया पे बैन के डिसीजन को एनालाइज करता है और इसके अल्टरनेटिव रेगुलेशन पर फोकस करता है। मेन क्रक्स क्या निकलेंगे? ग्लोबल ट्रेंड ऑफ बैन। यूके पीएम खेर स्टेनमर ने अंडर 16 चिल्ड्रन के लिए सोशल मीडिया पर पॉलिसी अनाउंसमेंट की है। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और कनाडा में भी ऐसे स्टेप लिया गया है, जिसमें इंडिया भी डिबेट ट्रिगर कर दिया है। इनएफिशिएंसी ऑफ बैन इनएफिकेसी ऑफ बैन। कंप्लीट बैन इफेक्टिव नहीं होते हैं क्योंकि टीनएजर टेक्नोलॉजिकल वर्कअराउंड और करिकुलम मेथड पे डिपेंड करते हैं। जैसे उन लोगों ने नया तरकीब अपनाया है, जैसे वीपीएन को यूज करना, और वीपीएन यूज करके वो बैन को एसेस कर लेते हैं। इस प्लेटफॉर्म को एज वेरिफिकेशन के नाम पर अंडर 16 का सेंसिटिव पर्सनल डाटा कलेक्ट करने का बहाना मिल जाता है, जो प्राइवेसी रिस्क बढ़ाता है। प्लेटफॉर्म अकाउंटेबिलिटी ओवर एसेस डिनायल। तो सिर्फ स्क्रीन टाइम कैप या एब्सोल्यूट बैन लगाने से नहीं बजाय बेटर अल्टरनेटिव ये है कि प्लेटफॉर्म के ऐसे डिजाइन किया जाए और खुद को, उस प्लेटफॉर्म को अकाउंटेबल बनाया जाए। उन पर सेफ डिजिटल स्पेस डिजाइन करने के लिए लीगल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए। यूपीएससी का रेलेवेंस क्या है? यूपीएससी हम लोग के लिए काम के लायक क्या है? पॉलिसी मेकर को डिजिटल सेफ्टी पॉलिसी बनाते वक्त प्लेटफॉर्म अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, यूजर प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करना चाहिए और रेगुलेशन करना चाहिए। एनफोर्समेंट चैलेंज के बीच एक स्ट्रिक्ट बैलेंस मेंटेन करना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे अनफाइल्ड पॉलिसी आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया एनर्जी फ्यूचर। यह आर्टिकल इंडिया के एनर्जी लैंडस्केप को ट्रांसफर करने के लिए इंडिया नेशनल साइंस एकेडमी द्वारा प्रपोज्ड एक यूनिफाइड 4 पिलर पॉलिसी फ्रेमवर्क को डिस्कस करता है। मेन क्रक्स क्या होंगे? नीड फॉर इंटीग्रेशन। इंडिया ने रिन्यूएबल एनर्जी 40 गीगाहर्ट्ज 2015 में और 260 गीगावाट इन 2025 में अचीव किया है, और इलेक्ट्रिफिकेशन, सुब्या, उज्ज्वला, ये सब स्कीम लाया गया है।
पर नेट जीरो 2070 और एनर्जी सेल्फ रिलायंस 2047 के लिए एक इंटीग्रेटेड अप्रोच जरूरी है, क्योंकि ऑयल गैस इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी अभी भी बनी हुई है। फोर्थ पिलर, प्रपोज INSA फ्रेमवर्क पर 4 पिलर पर बेस है। एडिक्वेसी, बैलेंस मिक्स जैसे कन्वेंशनल और रिन्यूएबल, मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टोरेज के साथ रिलायबल सप्लाई इंश्योर करना है। एसएस लास्ट माइल डिलीवरी को बेटर बनाए और डिसेंट्रलाइजेशन एनर्जी ऑप्शन यूज करना चाहिए। अफोर्डेबिलिटी, इनोवेटिव फाइनेंसिंग और एफिशिएंट मार्केट के जरूरी इंडस्ट्री और हाउसहोल्ड के लिए ट्रांजिशन को इकोनॉमिकल और अफोर्डेबल बनाना चाहिए। एप्रोप्रिएट सस्टेनेबिलिटी, इंडिया के यूनिक सोशल एंड इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से कस्टमाइज सॉल्यूशन चुनना चाहिए, ना कि रिजिड वन साइज फिट फॉर ऑल पॉलिसी होना चाहिए। की टेक्नोलॉजी एंड अप्रोच, फ्रेमवर्क ग्रीन हाइड्रोजन, सर्कुलेट इकोनॉमिक प्रैक्टिस और कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज CCUS पर बढ़ावा देना चाहिए, पर जोर देना चाहिए। ये पूरे एनर्जी सेक्टर, कोल, रिन्यूएबल एनर्जी और बायोमास को आइसोलेट सिलो के बजाय एक इंटीग्रेटेड सिस्टम पर की तरह देखने की एडवोकेसी करना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे फिक्स द रोड। यह आर्टिकल इंडिया के पब्लिक रिक्रूटमेंट एंड एंट्रेंस एग्जाम में लगातार होने वाले पेपर लीक के पैटर्न, सिस्टमैटिक फेलियर एंड इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी पर बात करता है। मेन क्रक्स क्या होंगे? थ्रेट टू डेमोग्राफिक डिविडेंड, एग्जाम पेपर लीक जैसे नीट या महाराष्ट्र टीचर एबिलिटी टेस्ट सिर्फ करप्शन नहीं है, बल्कि ये मेरिट सिस्टम को सबवर्स करता है। इसे स्किल यूथ पर नुकसान होता है और इंडिया के डेमोग्राफिक डिविडेंड पर रियलाइज नहीं होता। कॉटेज इंडस्ट्री नेटवर्क लीक एक वेल ऑर्गेनाइज इकोसिस्टम के जरिए होता है, जिसमें इनसाइडर नेटवर्क, प्रिंटिंग प्रेस, एम्प्लॉय, सिक्योरिटी पर्सनल और करप्ट टीचर शामिल होते हैं। ये माफिया कोचिंग क्लासेस को पेपर बेचकर पैसा कमाता है। फेवर्ड इन्वेस्टिगेशन, गवर्नमेंट अक्सर सिर्फ एक परफॉर्मेटिव इन्वेस्टिगेशन करता है और किंगशिप को अदर शांत हो जाती है, जबकि कोर सिस्टम अनएग्जामिन्ड रहता है। पेपर सेटर का सेक्शन प्रोसेस और उनके कॉमर्शियल लिंक, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट चेक नहीं करता है। यूपीएससी के कॉन्टेक्स्ट में इसका क्रक्स क्या हो सकता है? सिस्टमैटिक परफॉर्मेंस तभी पूरे होंगे जब एजुकेशन मिनिस्टर, स्टेट और सेंटर की फेलियर के
मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे। सीक्रेट स्ट्रक्चर अकाउंटेबिलिटी के बिना एग्जामिनेशन के इंटीग्रिटी रिस्टोर नहीं की जा सकती। नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे यस एंड नो। ये आर्टिकल रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के सर्वे के जारी इंडिया में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और ग्राम सभा के डिसीजन मेकिंग पावर पर ग्रेजुअल इरोजन को क्रिटिकली एग्जामिन करता है। मेन क्रक्स क्या होंगे इस आर्टिकल के? द पार्टिसिपेशन पैराडॉक्स। रिपोर्ट कहता है कि रूरल सिटीजन और पार्टिसिपेशन फटीग है इसके लेकिन उनके लो इंटरेस्ट का रियल रीजन लैक ऑफ आउटकम है। ग्राम सभा को सिर्फ गवर्नमेंट स्कीम के क्लियरिंग हाउस में रिड्यूस कर दिया गया है। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट ग्राम पंचायत को टैक्स रेवेन्यू जनरेट करने के लिए सिस्टमेटिकली रोका जाता है, जिससे वो ग्राम पर डेवलपमेंट फोर्थ एंड फिफ्थ फाइनेंस कमीशन के टाइप फंड सेंट्रल स्कीम जैसे जल जीवन मिशन पर खर्चा होते हैं, जिससे लोकल प्रॉपर्टी इग्नोर हो जाता है, प्रायोरिटी इग्नोर हो जाता है। सिस्टमेटिक एक्सक्लूजन डिजिटल टूल जैसे निर्णय ऐप और सर्वर एरर के चलते ग्राउंड रियलिटी इग्नोर होते हैं। अटेंडेंस पेड कंपोनेंट ना हो बल्कि रूरल लेबरर पार्टिसिपेशन पर ज्यादा ध्यान दिया जाए। बाईपास राइट्स जिसे इसमें पेशा एक्ट को लिख सकते हैं। अंडर पेशा एक्ट ग्राम सभा के पास लैंड एक्विजिशन एंड माइनिंग के लिए प्रायर इंफॉर्मेशन कंसेंट का राइट है, पर स्टेट उन्हें बाईपास करके फेक कंसेंट मैन्युफैक्चर करके डिसीजन लेती है। जैसे हसजियो आनंद प्रोजेक्ट प्रोटेस्ट में देखा गया है कि स्टेट उनके नो कहकर राइट रिस्पेक्ट करता है। नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे द केस फॉर बिल्डिंग इंडिया कोल केमिस्ट्री कैपेबिलिटी। यह आर्टिकल इंडिया के एनर्जी सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ज्योग्राफिकल क्राइसिस के से सीख लेने और डोमेस्टिक कोल केमिस्ट्री कैपेबिलिटी को डेवलप करने पर जोर देता है। मेन क्रक्स क्या होंगे? रिफाइनरी रिसिलियंस 2026 में स्टेट ऑफ हॉर्मुज डिस्ट्रप्शन के दौरान इंडिया के रिफाइनरी ने एक्सेप्शनल टेक्निकल फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है। इंडिया ने क्विकली नॉन हॉर्मुज सोर्स जैसे अमेरिका अटलांटिक बेसिन से क्रूड प्रोसेस किया है। यह कैपेबिलिटी डिकेड की इन्वेस्टमेंट और प्रोसेस इनोवेशन पर का नतीजा है। एलपीजी वल्नरेबिलिटी क्रूड के मुकाबले एलपीजी डिपेंडेंसी ज्यादा रिस्की है क्योंकि यूज लिमिट ज्योग्राफी से ही सोर्स किया जाता है। हॉर्मुज क्राइसिस ने दिखाया है कि इंपोर्ट
सब्स्टिट्यूशन के बजाय हमें एक डोमेस्टिक मॉलिक्यूलर अल्टरनेटिव पे जरूरी है। कोल केमिस्ट्री सॉल्यूशन, इंडिया के पास मैसिव कोल रिजर्व है। कोल गैसिफिकेशन के जरिए कोल गैसिफिकेशन के जरिए डेमेथाइल ईथर बनाया जा सकता है, जो एलपीजी का एक क्लियर सब्स्टिट्यूट है। इसको बिना डिस्टर्ब नेटवर्क बदले एलपीजी के साथ ब्लेंड 20% तक किया जा सकता है, जिससे 34,000 करोड़ की फॉरेन एक्सचेंज बचेगी। पॉलिसी एंड एक्सक्लूजन, कैबिनेट ने सरफेस कोल गैसिफिकेशन के लिए 37,500 करोड़ की स्कीम अप्रूव की है। CSIR NLC ने इंडिजिनियस पायलट टेक भी बनाई है। अब फोकस हाई एस कॉन्टेस्ट कोल पर प्रोसेस करना है। स्केलिंग करके स्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल एग्जीक्यूशन पर होना चाहिए, ताकि लॉन्ग टर्म नेट जीरो एनर्जी सेल्फ रिलायंस टारगेट अचीव हो सके। चलिए, थैंक यू सो मच। आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम लोग देख चुके हैं और डिस्कस कर चुके हैं। थैंक यू।